बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम इसमें 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के जो है ना 14 चैप्टर के लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आज हम 15 चैप्टर के रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम वाटर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 15। इसके साथ साथ हमने इसके अलावा भी 9वीं और 10वीं क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं तकरीबन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ आप भारी भरकम जो फीस अदा करें अपनी अकेडमीज़ में, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और महंगाई के इस दौर में अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाइयों की पैसों को बचा कर आप उन पैसों को किसी और जगह पे यूटिलाइज करके अपने इसी स्टेज पे अपनी फैमिली की जो है ना मुश्किल मसले मसाइल में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के लेक्चर और अकॉर्डिंग टू पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उन्होंने करिकुलम को तरतीब दिया गया 9 और 10th के इस लेवल में, उसी के मुताबिक तमाम के तमाम चैप्टर को A to Z यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। तो आप जो अकेडमीज़ में वो तलबा जो फीस अदा करने के काबिल हैं और जो वो गरीब तलबा जो नहीं कर सकते वो भी इनको जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। तनवीर अहमद स्पीक चैनल, तनवीर अहमद फेस बुक पेज और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को इनका। तो आज हम चैप्टर 15 को अब वाटर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मेजर टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस है, डिसएडवांटेज ऑफ वाटर हार्डनेस है, वाटर पोल्यूशन है और वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में तकरीबन 8 टाइप्स ऑफ जो है ना हेडिंग्स है यहाँ पे डिस्कस होंगे। स्टूडेंट लर्निंग के आउटकम्स है कि वाटर को जब आप गो थ्रू कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे समराइजली, आप इन तमाम पॉइंट्स के इनेबल हो जाएंगे तमाम की तमाम चीज़ों के गो थ्रू होने के बाद। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बगैर किसी तारीख के हम आगे बढ़ते हैं कि वाटर का इंट्रोडक्शन एक्चुअल है क्या। थॉरो यानी कि हिस्ट्री को अगर आप देखें, तारीख को अगर आप देखें, तो हर दौर में पानी की अहमियत को तस्लीम किया जाता है, उसकी इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी अहमियत की 2 वजूहत है। पहली ये कि तमाम जिंदा सेल्स की लाजमी और उनका बुनियादी जुज़ है। मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म 70% जो है ना पानी पर मुश्तमिल होता है। दूसरी यह कि पानी में रहने वाले जानवरों और पौधों को एनवायरनमेंट मुहैया करता है, बस तमाम जिंदा ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर है। नंबर वो यूज़ वाटर हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पानी को पीने, खाना पकाने और धोने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सदियों से इंसानी सेहत और अखलाक के लिए पानी को पीने की क्वालिटी एक अहम मसला रही है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपका सिंथेटिक केमिकल्स की तैयारी और इसमें इस्तेमाल से बहुत से तेज़ से इजाफा हुआ। इनमें से बहुत से केमिकल्स ज़मीनी से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का बहौर, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल वेस्ट का अखराज बारिश के पानी के बायस बहकर पानी के ज़खायर का आलूदा करते हैं। इनके अलावा इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द वेस्ट केमिकल्स के मलबे के ढेर भी ज़मीन पानी के ज़खायर के लिए एक खतरा है। और करंटली जो वाटर बोर्न है, यानी कि मौजूदा दौर में खासतौर पर शहरी इलाकों में पानी में जहरीले केमिकल साफ पानी की सप्लाई के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पोल्यूटेड पानी का इस्तेमाल पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का सबब बनता है। बस पोल्यूटेड पानी का इस्तेमाल हर शहरी के लिए परेशानी का बायस बनता है। इस खतरे पर काबू पाने के लिए वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज और उनके बुरे असरात को समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग दिस अलार्मिंग थ्रेट ऑकरेंस ऑफ वाटर। और पानी का वकूअ किस तरह होता है, आइए देखते हैं। दुनिया का कुल पानी का 90% हिस्सा समंदर पानी पर मुश्तमिल होता है और पानी जो है बाकी ग्लेशियर, आइस कंपनी, आइस कैंपस, ज़मीनी पानी और सदी पानी की सूरत में मौजूद है। यह भी बखरात की शक्ल में एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है। और 90% जो है ना 97% ये आपके सामने शो किया गया है, जिसमें आपको जो है ना 2.1% ग्लेशियर और आइस कैंपस हैं। इसके अलावा 0.001 जो है फीसद एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, 0.0 ग्राउंड वाटर होता है। और इन लैंड जो वाटर है 0.2% है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, यानी कि पूरी की पूरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हम यूटिलाइज करते हैं, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया। हाल जो सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा मकदार की वजह से समुद्री पानी पीने और ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल के काबिल ना है। ज़मीन पर मौजूद कुल पानी का 0.2% पीने के काबिल होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, जिसको आपने इमेज में भी देखा गया। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होती हैं, आइए देखते हैं। पानी की खसूसियात, पानी 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। और
पानी का एक मालिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम मिलते हैं। खालिस पानी शफाफ, बेरंग, बेबू और बेजायका होता है जो मंदरजा खसूसियात रखता है। नंबर 1 पे इट इज नेचुरल टू लिमिटस, यानी कि ये न्यूट्रल होता है और लिटमस पर कोई असर नहीं होता। नंबर 2 समंदर की सतह और इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर 3 पे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जो कि 1 GCM मीटर होती है। नंबर 4 पे आपका ये आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए बेहतरीन सॉल्वेंट है। नंबर 5 आपका जो इसकी हीट कैपेसिटी तकरीबन 4.2 जॉल मतलब के है जो पत्थरों से 6 गुना ज़्यादा है। और पानी की यकसुई ज़मीनी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बायस है। इसके बगैर में टेम्परेचर का वो कदर ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो काबिल बर्दाश्त हो जाएगा। रात को टेम्परेचर इस कदर गिर जाएगा कि हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी। नंबर 5 और नंबर 6 आपका ये है कि आप पानी की सरफेस टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी यकसुई कैलिबरी एक्शन और कैपिलरी मौजूद है। कैपिलरी एक्शन वो अमल है जिसके जरिए पौधों में जड़ों से पत्तों तक पानी ऊपर चढ़ता है। ये अमल ज़मीनी पौधों की वक़ा के लिए बहुत ही अहम है। तो ये पानी के खास हैं जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वाटर एज सॉल्वेंट में क्या होता है आइए देखते हैं। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये तकरीबन तमाम मिनरल्स को हल कर सकते हैं। इसे को हल करने की सलाहियत पानी की 2 खसूसियात से वैसे नंबर 1 पानी की जो मॉलिक्यूल की पोलरिटी है। नंबर 2 गैर मामूली हाइड्रोजन बाइंडर की सलाहियत कहलाती है। पोलर नेचर ऑफ वाटर क्या है? पानी के मॉलिक्यूल की साख्त पोलर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो आपके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के फर्क की वजह से इसके मॉलिक्यूल पर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी तमाम पोलर कंपाउंड पानी में सोलेबल क्योंकि कंपाउंड्स की पॉजिटिव साइड को पानी की नेगेटिव साइड जबकि कंपाउंड्स की नेगेटिव साइड को पानी की पॉजिटिव साइड कशिश करती है। पानी के मॉलिक्यूल कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद आयन और डाइपोल फोर्सेस आयन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रो फोर्सेस हावी हो जाती हैं जिसकी वजह से कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जैसा कि शक्ल 15.1 में दिखाया गया है। और 50.1 जो शक्ल है वो हम नीचे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बिल आखिर इन मुखालिफ चार्ज वाले आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। इस तरह वो अलहदा होकर सॉल्यूशंस का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादा सॉल्ट्स जैसा कि आपका पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट वगैरह पानी में सोलेबल बनाते हैं। और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो पोलर एशिया के पानी में सोलेबल होने का एक्शन जो है वो इस इमेजेस से आप लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और इसके साथ जो किस तरह की सब्सटेंस है यानी कि पोलर एशिया के पानी में सोलेबल बनाने का जो एक्शन है वो इन इमेजेस के थ्रू ज़ाहिर होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह बहुत से कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि आपका बेंजीन, एथीन, ऑक्टेन वगैरह जिनमें पोलर साइड्स या बॉन्ड्स नहीं होते उन्हें पानी के मॉलिक्यूल्स कशिश नहीं करते। इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में सोलेबल नहीं होते। तो इनकी फंक्शनैलिटी यूं ज़ाहिर किया जा सकता है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी जो है वो आपको यूं देखी जा सकती है। नंबर 2 पे पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होता है जिनके 2 OH बॉन्ड्स और लोड बेस की मौजूदगी की वजह से एक H2O मॉलिक्यूल 4 दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है जो कि H2O मॉलिक्यूल्स के गिर्द और टेट्रा हेड्रल तरतीब में जुड़े होते हैं जैसा कि शक्ल 15.2 में दिखाया गया है। पानी का ये बर्ताव इसे बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले पोलर नॉन आर्डिनो कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ग्लूकोज, शुगर वगैरह के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर उन्हें हल करने के काबिल बनाता है। तो इस तरह इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गैर मामूली सलाहियत में इजाफा हो जाता है। और इसको हम यूं भी आपके सामने देख सकते हैं जैसा कि शक्ल में आपको बताया गया 15.2 में कि वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह आपके सामने जो हो सकती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए इसको भी आप पढ़िए और ये टेस्ट है आपके लिए इटसेल्फ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या होते हैं? सॉफ्ट वाटर जो होता है वो है जो साबुन के साथ अच्छी जाग बनाता है। हार्ड वाटर वो होता है वो साबुन के साथ जाग नहीं बनाता। केसेस ऑफ हार्डनेस इन वाटर यानी कि वजूहत क्या हैं सख्ती की वजह से और वाटर हार्डनेस की वजूहत। वाटर का जब बारिश का पानी जब नीचे होते हुए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला ये पानी मिट्टी की तह से गुजरता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स को सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में तब्दील कर देता है। ये पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स को भी हल कर सकता है। इन सॉल्ट्स की मौजूदगी को हम हार्ड बना देती है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड की जब पानी के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलता है। ये हार्ड वाटर की
की जो है ना वो अलामात हैं। चनाचे जिप्सम की पास जो बारिश का पानी आपका डेवलेंट कैटायंस यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम के आयंस के जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके साथ बहुत से सॉलिड्स का हल लेता है मिसाल के तौर पर जिप्सम में, और चूने का पत्थर ये सॉल्ट्स पानी को हार्ड वाटर में बदल देते हैं। जिप्सम में जो कलील मकदार पानी में सोलेबल है, चूंकि जबकि चूने का पानी पत्थर पानी में सोलेबल है, ताहम ऊपर दिए गए केमिकल्स रिएक्शन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से चूने के पत्थर की थोड़ी सी मकदार पानी में हल हो जाती है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाता है। वाटर हार्डनेस की अकसाम, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स। आप जो है ना वाटर हार्डनेस की दो अकसाम है। नंबर वन टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की मौजूदगी है। परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की मौजूदगी होती है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा है। मेथड ऑफ रिमूवल हार्डनेस यानी कि हार्डनेस को खत्म करने के तरीके कौन से हैं? वाटर हार्डनेस का सबब बनने वाले आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस का इखराज वाटर आपकी सॉफ्टनिंग कहलाता है। आपका जो सॉफ्टनिंग कहलाता है वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, और बॉयल करने का जो करने से होता है बाई बॉइलिंग रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। इसमें क्या होता है कि आप वाटर हार्डनेस का सबब बनने वाले जो बॉयल करने से टेम्परेरी आपका हार्डनेस है, पानी को बॉयल करके आसानी से खत्म की जा सकती है। बॉयल करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स यानी कि डीकम्पोज हो रहे इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स का कार्बोनेट बनाता है, जिसका सोल्यूशन में रसूब बन जाता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है। तो इस तरह इनकी बॉयलिंग के तरीके से जो है ना वो डीकम्पोज करके इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना दिया जाता है, जिसका सोल्यूशन हमें रसूब बन जाता है। तो इस तरह इनकी टेम्परेरी हार्डनेस को बॉयलिंग के थ्रू भी रिमूव किया जाता है। क्लार्किस मेथड, क्लार्क का तरीकाकार जो होता है वो इसको हम देखते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करने के केमिकल तरीके में पानी में भुजा हुआ जो चूना होता है यानी कि स्लेक लाइम जो होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में शामिल किया जाता है। जब टेम्परेरी हार्ड वाटर में चूने का पानी खास मकदार में डाला जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के आयंस रसूब बन जाता है। तो पानी आपका जो सॉफ्ट हो जाता है और उनकी फंक्शनैलिटी है, ये मैग्नीशियम ये कैल्शियम हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनको जब मिला दिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोनों को, तो आपकी ये फंक्शनैलिटी आउटपुट में ज़ाहिर होती है। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट होता है। चनाचे इसमें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस हैं वो आपके रसूब में तब्दील हो जाते हैं। तो ये आपका तरीकाकार है, ये क्लार्क का मेथड कहलाता है। आप इनकी हार्डनेस को दूर करने के लिए रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस को किस तरह दूर किया जाता है? परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने का तरीका क्या है? परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ केमिकल्स के इस्तेमाल से ही खत्म किया जा सकता है। मसलन आपका वाशिंग सोडा जो होता है Na2CO3 या सोडियम जियोलाइट शामिल करके कैल्शियम और मैग्नीशियम को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के तौर पर अलग किया जा सकता है। यानी कि इसमें आपका सोडियम कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फाइड को जब मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड आपका बन जाएगा। इसी तरह इनके साथ ये मिलाएंगे तो आपका ये आउटपुट निकलेगी। यूजिंग सोडियम जियोलाइड, अगर हम सोडियम जियोलाइड का इस्तेमाल करके हार्डनेस को परमानेंट को किस तरह खत्म कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सोडियम जियोलाइड एक कुदरती जो है ना आपका कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक ऐसा रेजन है जिसे मसनूई तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये घरेलू और इंडस्ट्रियल सतह पर पानी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब पानी को आप रेजन से गुजारा जाता है तो सोडियम आयंस हार्डर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस से तबादला करते हैं, जैसा कि शक्ल 15.3 में आपको दिखाया गया है। तो शक्ल 60.3 का जो सोडियम जियोलाइट है इसमें कैल्शियम सल्फाइड को जब मिलाएंगे तो कैल्शियम जियोलाइट एंड सोडियम सल्फाइड आपका अलहदा बन जाता है। तो इस तरह आप सोडियम जियोलाइड को यूज करके वाटर की हार्डनेस को भी खत्म कर सकते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी को किस तरह रिमूव किया जाता है ये आपको इमेज में दिखाया गया है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हार्ड वाटर के आयंस के इखराज के लिए आयन का तबादला किस तरह किया जाता है। ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, तो इस तरह इनके आयंस को जब तब्दील होते हैं तो इसकी हार्डनेस को दूर किया जाता है। जब रेजन इसमें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड का कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन गुजार कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है। सोडियम आयंस की बहुत ज्यादा कॉन्सनट्रेशन की वजह से ये रिवर्स प्रोसेस होता है। और ये रिवर्स प्रोसेस किस तरह देखा जाता है? आपका कैल्शियम जियोलाइड प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऊपर जो कैल्शियम जियोलाइड है सोडियम क्लोराइड था उसका रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो आपका सोडियम जियोलाइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड फिर आपका उसी कंडीशन में आपको कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन में आपको मिल जाता है। तो इस तरह इनकी जो हार्डनेस है पानी के आयंस की वो खत्म हो जाती है। इस डिसएडवांटेज भी होते हैं, यानी कि आपको नुकसान भी हो सकते हैं हार्ड वाटर के। वो क्या है? नंबर 1, हार्ड
हार्ड वाटर से वॉशिंग में रुकावट होती है और साबुन की ज़्यादा मकदार होती है। नंबर 2, आपका हार्ड वाटर पीने से मैदे में खराबी पैदा हो सकती है। नंबर 3, आपका हार्ड वाटर स्टीम इंजनों, बॉयलर और टरबाइंस में इस्तेमाल के मुनासिब क्योंकि इनमें मौजूद इनसोल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स इनके अंदर लेयर बना लेते हैं जिन्हें हम स्केल्स कहा जाता है। ये हेड के डॉक्स कंडक्टर्स हैं, इसलिए ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। इनसोल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स ना सिर्फ इंजन की कारकर्दगी को कम करते हैं बल्कि बॉयलर के फटने का सबब भी बनते हैं। तो इस तरह आपकी डिसएडवांटेज हैं जिनके हार्ड के नुकसान हैं, हार्ड वाटर के नुकसान हैं जिससे आप बच सकते हैं और इनको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जिसमें ये भी चीज़ शामिल है और ये हार्ड के हैम्पर्स एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है जिससे आप इनको भी पढ़ के अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। जितने भी ये इमेज टाइप है मैं पढ़ लेता होता हूँ सोसाइटी में क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, तो आपने इसको आइंदा से खुद पढ़ना है। वाटर सोल्यूशन की पोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि पानी की जो आलूदगी है। पानी की पोल्यूशन से मुराद पानी के ज़खायर, झीलों, दरियाओं, समुद्रों और ज़मीनों की आलूदगी है जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ये उसी वक्त वाक़या होता है जब आपके एफ्लुएंट्स के साथ एफ्लुएंट्स को भी बराह रास्त या बिलवासा पानी के ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। मुख्तलिफ एफ्लुएंट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन की वजाहत मंतजा ज़ैल की जा सकती है। सबसे पहले है इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स में क्या होता है कि यूनिट्स मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा एशिया जिसमें केमिकल्स, कपड़े, लेदर की एशिया, पेपर, प्लास्टिक की एशिया, पेट्रोकेमिकल्स और एशिया की रबड़ की बड़ी तादाद जो होती है तजारती सतह पर लगाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपना वेस्ट, केमिकल्स और ठोस मटीरियल्स किसी खुले मैदान में या फिर बहते पानी में फेंक देते हैं। ये इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स कहलाता है। इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स में इंतहाई जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, भारी मेटल्स, मिनरल एसिड्स वगैरह शामिल या मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी बराह रास्त आबी ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। ये पानी तमाम अक़साम के जहरीले केमिकल्स और डिटर्जेंट्स पर मुश्तमिल होता है। जब ये एफ्लुएंट्स व्हेन दीज एफ्लुएंट्स आर यूज्ड वाटर इंटरलेक्स, जब इस्तेमाल शुदा पानी झीलों, नदियों, दरियाओं में दाखिल होता है तो ये इसमें शामिल होकर पानी की सतह पर तैरता रहता है। ये तय में जमा होता रहता है, नतीजतन ये वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है। इसके लिए बड़े नुकसानात मंदरजा ज़ैल है। नंबर 1, आप ये पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। नंबर 2, ये पानी की ऑक्सीजन हल करने की सलाहियत को भी कम कर देता है जिसके नतीजे में आपका एक्वाटिक लाइफ और इकोसिस्टम आपका मुतासर होता है। नंबर 3, आपका जो ये ज़मीन के अंदर आपका जो रस का ज़मीन पानी को आलूदा करते हैं, जब इस पानी को इस्तेमाल करता है ये बहुत सी बीमारियों जैसे कि कैंसर और गैस्ट्रो का सबब बनता है। ये पोल्यूटेड वाटर ज़मीन, फसलों और पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचा देता है और ये आपकी तीनों की तीनों फंक्शनलिटी है। नंबर 4, भारी मेटल्स, एकेडमिक लेड और मरकरी आपकी जो जहरीली गैस होती है उसमें इंसानी सेहत के नुकसानदेह है। शदीद आपका जो कड़ी पॉइजनर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की, गुर्दों की बीमारी और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें कमी वाक़या होती है। ये आपका चौथा पॉइंट था, आपके इनके नुकसान आता है। और इसके साथ साथ जो शदीद लिपिड पॉइजनिंग गुर्दे, जिगर, दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नकारा होने का बायस बन सकते हैं। और मरकरी जो पॉइजनिंग है वो आपके न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का बायस बनती है। तो ये इसके नुकसान हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, यानी कि उसमें देखते हैं घरों और इंडस्ट्री में जो सफाई के लिए मकासद के डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल में दिन दिन इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि साबुन की निस्बत डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी बेहतर सफाई कर सकते हैं। ये एक सोल्यूशन में भी काम कर सकता है, लेकिन साबुन की निस्बत इनका बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेन्स जैसे कि बैक्टीरिया या डिकम्पोज नहीं कर सकते। जब डिटर्जेंट मिला घरेलू इस्तेमाल के ये पानी नदियों, तालाबों, झीलों और दरियाओं में शामिल होता है तो ये वाटर पोल्यूशन का आपका बायस बन सकता है। तो इसको हम डोमेस्टिक एफ्लुएंट से इजहार कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिटर्जेंट्स लंबे अरसे तक पानी में मौजूद रहते हैं और इसके आपके एक्वाटिक लाइफ के लिए नामौजू बना देते हैं। डिटर्जेंट्स में मौजूद फास्फेट, सल्फेट्स पानी में अलजी की ग्रोथ को तेज करते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं। अब मिलाकर ये पौधे मरते और गलते सड़ते रहते हैं। गलते सड़ने के अमल में मौजूदा ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बस ऑक्सीजन गैस की कमी एक्वाटिक लाइफ की मौत का सबब बनती है। इसके साथ साथ जो घरेलू पानी बहुत ही गंदा इनसॉल्युबल वाटर्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें खुराक और सब्जियों का वेस्ट, कूड़ा करकट, बोतलें, केमिकल, साबुन, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह शामिल होते हैं। इसमें बीमारी का सबब बनने वाले माइक्रो
बिजली में मौजूद है, ये तमाम एशिया वाटर पोल्यूशन का बायस बनती है। तो इस तरह इनकी जो डोमेस्टिक एफ्लुएंस की चीज़ें हैं वो आपके सामने रूनुमा होती हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पोल्यूशन की ये वजह फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है। फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह की कमी को दूर करने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे तरफ पेस्टिसाइड्स और पेस्ट्स को मारने या काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेस्ट सुंडियाँ, जड़ी बूटियाँ, कीड़े मकोड़े, फंजाई, वायरसेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये सब फसलों को तबाह करने और इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स हैव डुअल इफेक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स दोहरे असरात रखते हैं। नंबर 1 पे फसलों की काश्तकारी की वजह से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स में जमीन के अंदर रस कर जमीन पानी में शामिल हो जाते हैं, जो आमतौर पर आपका जो लीचिंग प्रोसेस है वो कहलाता है। जमीनी पानी में नाइट्रेट की बहुत ज्यादा मकदार की वजह ज़राई खेतों से आपाशी के पानी का जमीनी पानी में शामिल है। नंबर 2 आपका जो ज़मीनी खेतों में इस्तेमाल होने वाला पानी का कुछ हिस्सा जहाँ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है, तालाबों, नदियों और पानी दरियाओं तक पहुँचता है। ये पानी नाइट्रेट और फास्फेट साल्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इनकी वजह से अलजी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है, जो पानी की सतह के ऊपर तैरती रहती है। ये सूरज की रोशनी और हवा और ऑक्सीजन को एक्वेरियम लाइफ तक पहुँचा देते हैं। जहाँ अलजी मरती है तो बैक्टीरिया सड़ी उसके निकले पानी की ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। जितना पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, पानी में मौजूद जानवरों ऑक्सीजन की नाकाफी सप्लाई की वजह से इसका जो दम है वो घुटना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ये मर जाते हैं। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को ज़ाहिर किया जाए। वाटर पोल्यूशन के जो अफेक्ट हैं वो हम देखते हैं। वाटर पोल्यूशन के हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट है। नंबर 1 आपका जो है यानी कि पानी के असरात हैं, ये इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। ये पोल्यूटेड वाटर पीने से हैज़ा, टाइफाइड और डायरिया बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। नंबर 2 पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों के लिए भी तबाहकुन हो सकता है। नंबर 3 ये अलजी की तेज़ ग्रोथ का बायस बनता है। अलजी की मौत और डिकम्पोजिशन पानी में ऑक्सीजन की कमी का बायस बनती है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले दूसरे ऑर्गन्स आपके जो है वो मुतासर करती है। नंबर 4 आपका ये इक्वल लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से फूड चेन में गड़बड़ पैदा हो रही है। नंबर 5 ये झीलों और दरियाओं की खूबसूरती में कमी हो रही है। नंबर 6 ये सफाई और धोने के मकासद के लिए ये एक मुनासिब अमल है। पानी की वजह से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो हम डिस्कस करते हैं। वाटर बोर्न इन्फेक्शंस डिसीजेज, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ऐसी बीमारियां जो पोल्यूटेड वाटर पीने या उससे तैयार करदा खुराक खाने से लाक होती हैं, पानी की पैदा करदा मतअद्दी बीमारियां कहलाती हैं। वाटर पोल्यूशन जो होता है आपका जहरीली एशिया या माइक्रो ऑर्गेन्स की वजह से हो सकती है। जहरीली एशिया में आर्सेनिक, मरकरी, लीड और बहुत से ऑर्गेनिक केमिकल्स शामिल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेन्स में वायरसेस, बैक्टीरिया और वॉर्म्स वगैरह शामिल होते हैं, जिसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की तेजी से फैलने से अहम वजह जो सैनिटेशन की मुनासिब सहूलियत का फुकदान है। चंद आम बीमारियों से बदल जैल है। नंबर 1 आपका डायरिया डिसीजेज है, यानी कि डायरिया की बीमारियां जो होती हैं। आंतों की बीमारियां जैसे कि हैजा, पानी की खतरनाक हद तक कमी, आपका जो डिहाइड्रेशन का सबब बनती है। वायरसेस जो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स डायरिया का असबाब बनने का एक अहम तरीका है। नंबर 2 है डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है, यानी कि जिसको हम पेचिस भी बोलते हैं। इसमें आंतों की एक बीमारी है जो मखसूस बैक्टीरिया या पैरासाइट्स की वजह से होती है। ये डायरिया की इंतहाई हालत है। नंबर 4 आपका जो है वो हैजा है, जिसको हम ग्लोरिया बोलते हैं। हैजा एक बैक्टीरिया वायरस कोलरा की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है जो कि पोल्यूटेड वाटर में पाया जाता है। हैजा शदीद जो डायरिया का असबाब बन सकता है, मोलिक बीमारी का बायस बनता है। नंबर 4 आपका जो है क्रिप्टोस्पोरियम है। ये पानी के पैदा करता माइक्रो ऑर्गन्स है जो गैसेज आपका इंटेस्टाइनल बीमारी का सबब बनते हैं, जिससे डायरिया और क्या करने का शामिल है। ये छोटे जरासीम सतही पानी के सोर्सेज जैसे कि तालाबों, झीलों और दरिया में पाए जाते हैं। नंबर 5 आपका जो है वो आपका फ्लोरिस होता है। जो फ्लोरिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा मकदार में फ्लोराइड इस्तेमाल करने से पैदा होती है। ये हड्डियों और दांतों के खराबी का बायस बनता है। हेपेटाइटिस आपका जो है वो ये जिगर की सोजिश और 5 बायसेस में एक वजह से होती है, जो हेपेटाइटिस A, B, C, D और E कहलाते हैं। हेपेटाइटिस A और C पोल्यूटेड वाटर की वजह से होता है। हुकवर्म जो है नंबर आपका वो 7 आपका है बीमारी है। हुकवर्म एक ऐसा पैरासाइट वर्म है जो छोटी आंत की मुतासर करता है। इसकी वजह से बच्चों में जो आपका विलिया है उसकी बीमारी हो सकती है। एक वर्म में जिस्म के जल्द के जरिए और अक्सर औकात पाँव से दाखिल होता है। एक वर्म्स पूरी दुनिया में एक साल है, इसमें बिलियन लोगों को मुतासर किया जाता है। आपका नंबर 6 आपका जॉन्डिस है, यानी कि यरकार में आपका पॉइल पिगमेंट्स की ज्यादती की वजह से होता है। जिगर काम करना छोड़ देता है और आंखें पीली हो जाती हैं। मरीज थकन और कमजोरी महसूस करता है। नंबर
نو ہے ٹائیفائڈ ہے. ٹائیفائڈ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو پولوٹیڈ واٹر جیسے تیار کردہ خوراک سے پائی جاتی ہے. پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کس طرح بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ پرویشن آف واٹر بورن ڈیزیزز. آئیے دیکھتے ہیں اس میں. پانی کی وجہ سے پیدا ہونے بیماریوں سے مندرجہ طریقوں سے بچا جا سکتا ہے. نمبر 1 آپ پانی کا اچھے طریقے سے صاف ہونا ضروری ہے. نمبر 2 آپ کا سیوریج کا اچھا سینٹری سسٹم ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کا آپ کا ویسٹ جو ہے آپ کا سپلائی یا تالابوں میں نہیں پھینکنا چاہیے. نمبر 3 آپ کا کیمیکل پولوشن میں بھی شدید بیماری کا اسباب بنتی ہے. پیسٹیسائڈ اور دوسرے کیمیکلز کے استعمال پر سخت آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو اس طرح آپ جو پانی میں آلودگی بن گیا اس سے اضافے سے بچ سکتے ہیں. ٹیسٹ یور سیلف ہے، آپ اس کو دیکھیے جا کے کیمسٹری آف سوئمنگ اینڈ پول کلیننس کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے انفارمیشن کے لیے اہم پوائنٹس ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس میں ڈسکس کیا. اور آپ نے اس پورے چیپٹر میں اس میں ہم نے پانی مخصوص ہیٹ کیپیسٹی رکھتا ہے، بہت زیادہ سرفیس ٹینس رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی بہت سی چیزوں کا سامنا ہم کر سکتے ہیں. اپنی پولیرٹی اور ہائیڈروجن کے استعمال کے بارے میں ہم نے جانا. سافٹ واٹر صابن کے ساتھ جاگ بناتا ہے، ہارڈ واٹر جاگ نہیں بناتا. آپ کا جو ہے پرماننٹ ہارڈنیس کیلشیم اور میگنیشیم کلورائڈ سلفیٹ کی موجودگی وجہ سے ہوتا ہے. اس ہارڈنیس کو ہم نے واشنگ سوڈا اور سوڈیم ایزولائٹ میں شامل کر کے دور کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پانی میں پولوٹنٹس کا شامل ہونا واٹر پولوشن کا باعث بنتا ہے. انڈسٹری ایفلوئنٹس اور واٹر پولوشن کی وجہ سے عام قسم کے زہریلے آرگن کیمیکلز، ان آرگن سالٹس، بھاری مٹیریلز وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. نمبر 6 آپ کا جو گھریلو استعمال کے پانی میں جس میں باتھ کچن وغیرہ کا گندا پانی شامل ہوتا ہے جو صفائی کے مقاصد کے استعمال ہوتا ہے. ڈٹرجنٹ پرموشن ہوتا ہے. ڈٹرجنٹ آپ کا نان آپ کی جو باڈی اگریڈیبل ہونے کی وجہ سے آبی پودوں کی تیزی سے آپ کے گروتھ کا باعث بن سکتا ہے. آپ جو ہے نا ایگریکلچر ایفلوئنٹس اور فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پر مشتمل تمام چیزوں ہم نے جو ڈسکس کی ہیں اس کے باعث بن سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو کہ پولوٹر وائلز اور جو پینے سے لاحق ہو سکتی ہیں. پانی جو بیماریاں آپ کا جو آلودہ پانی ہے اس میں آپ سینیٹیشن مناسب انتظام میں کمی ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. صاف پانی کا استعمال کر سیوریج کے مناسب انتظامات اور زہریلے کیمیکلز کے استعمال کو قابو کر کے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. کوالٹی آف واٹر کے اسکلز آپ کیا ہے اس میں اچھی کوالٹی کا پانی بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ ہوتا ہے. واٹر ہائیڈرینس کو واشنگ پروسیس چیک کیا جا سکتا ہے. سافٹ واٹر صابن کے ساتھ جھاگ بناتا ہے. خاص پانی بہت کم کنڈکٹیوٹی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہونا چاہیے. ناخالص پانی کی ڈسیبلٹی جو آپ کا ہے ڈسٹائلیشنز ہے اس میں جو کہ شکل میں دکھائی گئی ہے اس کے اپیرنس کی مدد سے اس کو پیور بنایا جا سکتا ہے. ڈسٹلائزیشن پروسیس میں مایا کا ابالنا اور پھر ان بخارات کو ٹھنڈا کرنا اس میں شامل ہوتا ہے. ڈسٹلائزیشن کس طرح ہوتی ہے یہ اس آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اپنے اسکلز کو اضافہ کر سکتے ہیں. کنسیپٹ ڈائیگرام ہے کہ اس پورے کے پورے جو آپ کا واٹر کا ایک چیپٹر تھا 15 ہے تو اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا جو پانی ہے وہ آپ کا کیا کیا چیزیں ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن بڑھنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، پولیرٹی ہوتی ہے اور ریموول آف ان تمام چیزوں کو کلارک اور بوائلنگ پوائنٹ سے آپ کی جو ہارڈنس ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے. یہ یونیورسل سالوینٹ ہے اور یہ ہم سے دو چیزیں بناتے ہیں، پولوٹی اور ہائیڈرنگ وائلنگ، اور اس کو ڈیزولو کیا جا سکتا ہے ان گیسز کی مدد سے. اس کے علاوہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں کچھ وہ ہم نے اس پورے کے پورے چیپٹر میں ڈسکس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا یہ پورے کا پورا ایک پروسیس ہے جس میں واٹر بورن کی ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں واٹر کی وجہ سے انڈسٹری ڈومیسٹک افیلیا اور ایگریکلچر ایفلوئنٹس کی مدد سے جو اس کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. اور یہ واٹر پولوشن کی ایک چین آف کمانڈ ہے کہ جس کے پروسیس کے پورے کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے جو آلریڈی اس چیپٹر میں ڈسکس کیا. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایکسرسائز ہے، آپ پورے کا پورا چیپٹر جب گو تھرو کر لیں گے تو آپ ایکسرسائز کے جو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں ایزیلی آپ ان تمام کویشچنز کو ریزالو کر سکتے ہیں. اس میں ٹک مارکس ہی ہیں اور اس میں کچھ شارٹ کویشچنز ہوں گے، کچھ لانگ کویشچنز ہوں گے، وہ آپ میمورائز کرنے ہیں تاکہ آپ کو ان کے ایگزام میں مدد مل سکتے. جب آپ پورے کا پورا واٹر سے ریلیٹڈ یا آپ پورے کا پورا کوئی بھی چیپٹر جو ہے نا آپ میمورائز کر لیں گے، اس کو گو تھرو کر لیں گے تو آپ کے لیے جتنے بھی کویشچنز ہیں ایکسٹینسو ہوں، لانگ ہوں، شارٹ ہوں، ان کو ریزالو کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. تو اس طرح آپ ان تمام جو ہے نا وہ آپ کے چیپٹر یا یونٹ ہیں ان سے گو تھرو کر کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں. یہ تھا چیپٹر 15 جس کو ہم نے A to Z ڈسکس کیا. آپ کے شارٹ کویشچنز، آپ کے لانگ کویشچن، آپ کے جو ملٹیپل چوائس کویشچن، معروضی سوالات شارٹ اینڈ لانگ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں. تو اس سے پہلے لیکچر کا اختتام کریں. ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا یا آلریڈی موجود ہیں اس کو فیس بک، انسٹاگرام،
व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को, अपने साथी को, अपने रिलेटिव्स को, ज़रूरतमंद जो बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ में नहीं पढ़ सकते उनको शेयर कीजिए, ताकि वो इन तमाम लेक्चर से जो है ना मुस्तफ़ीद होकर अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें तैयार की गई हैं 9th और 10th के बच्चों के लिए, उस लेवल के मुताबिक ये लेक्चर तैयार किए जाते हैं और आप इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होकर फ्री ऑफ कास्ट, ये स्टूडेंट फ्री ऑफ कास्ट भारी भरकम आप फीस बचा सकते हैं और इसी स्टेज पे अपनी फैमिलीज को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं महंगाई के इस दौर में। उन पैसों को बचा के और वो 5-6 हज़ार जो आप फीस देते हैं, जो आपके चल रही है 9 और 10th की बड़ी-बड़ी अकेडमीज में, उनको बचा के घर में बैठ के इन लेक्चर से स्टेप बाय स्टेप, स्लो बाय स्लो पॉज करके आप कंपैरिजन करके आप अपनी बुक्स के साथ इनको आप लर्न करके मेमोराइज कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। तनवीर अहमद स्पीक चैनल फेसबुक एंड स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक जो है आप आपके पेजेस हैं उनको फॉलो करना ना भूलिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल पे आके, जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा वॉच करना है ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो सके, तो मैं इस किस्म के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करता रहूं, तो आप फ्री ऑफ कास्ट आप इससे मुस्तफीद होते रहें। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। एक और लेक्चर और शायद 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें केमिकल इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया जाएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।